यहाँ पे यदि आप किसी के घर भी जाते हो तो आपको पीने के लिए गर्म पानी दिया जाएगा, भोजन के समय गर्म पानी दिया जाएगा। तो ये जो डीप रूटेड हमारी परंपराएं, हमारी विरासत है, इन सब के कारण ये संभवतः यही कारण है कि केरला में केसेस कम है और बाकी जगह पे हमारे यहाँ पे हम इसको रोकने में अपनी विरासत या अपनी संस्कृति और हम आयुर्वेद से सक्षम हो चुके हैं। श्रद्धा जी। अरे वाह! ये तो बहुत यस सर, ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे पास संस्कृति है, इसके वजह से हम बहुत अच्छे से इस व्याधि से फाइट कर रहे हैं। लेकिन कोरोना व्याधि हुआ है, इसके लक्षण क्या-क्या हैं? कुछ नए लक्षण भी अभी दिखाई दे रहे हैं? जब कोरोना व्याधि सर, हमने शुरुआत में देखी थी तो ये होता था कि गले में खराश है, बुखार है, खांसी आ रही है, दम लग रहा है, तो हमें ये लगता था कि ये प्राणवर स्रोतस की व्याधि है या रिस्पिरेटरी ट्रैक की व्याधि है। लेकिन समय बीतता गया, कालांतर के साथ में हमने और कई चीजें देखी कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण दिखने लगा अंग मर्द या माइल्जिया या बॉडी पेन होना और बहुत ज्यादा थकान आना। तो शुरुआत के जो लक्षण थे, बुखार आना, खांसी होना, सूखी खांसी होना, दम लगना, उसके अंदर हमने जोड़ लिया कि मसल्स में दर्द होना, बॉडी में दर्द होना। फिर उसके बाद हमारे ध्यान में आया कि दो लक्षण जो बहुत प्रमुख लक्षण बाद में हुए, वो एक लक्षण था कि सुगंध का न मालूम पड़ना या किसी भी प्रकार का गंध न मालूम पड़ना, खाने में अरुचि रहना और किसी भी प्रकार में कोई रुचि न रहना खाने के अंदर, या सीधे अरुचि हो जाना या अरोचक जिसको हम कह सकते हैं, और भूख न लगना। इसके बाद हमने और कुछ दिनों के बाद देखा तो डायरिया, जुलाब, जुलाब के लक्षण भी लोगों में दिखाई दिए। तो इस तरह से ये क्रम से धीरे धीरे आते गया और हम दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ इसमें नया ही सीख रहे हैं, नया ही देख रहे हैं। तो ये हमारे ध्यान में आ जाएगा कि समय के साथ में हमको इससे सीखना है, क्योंकि इस व्याधि की उम्र ही मात्र अभी 6 महीने हुई है। क्योंकि ये पहली बीमारी प्रथम बार चीन में हुई थी और दिसंबर के महीने में हुई थी। तो लगभग 6-7 महीने की हमारे पास इस बीमारी की हिस्ट्री है। तो हम उसमें से सीख रहे हैं और दिन प्रतिदिन उसमें से हम सीख कर अपने आप को प्रतिबंधक उपाय के रूप में नए नए कुछ न कुछ करते चले जा रहे हैं। श्रद्धा जी। हाँ श्रद्धा। सर। सर थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है लगता है, साउंड साउंड बीच-बीच में ब्रेक हो रहा है। अच्छा अच्छा, वो तो मेरे कंट्रोल में हेलो नहीं है। सर। हाँ, आवाज आ रही है बेटा मेरे से। हेलो। सर आवाज़ ब्रेक हो रही है। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं तो वाईफाई मैंने लगा के बैठा हूं यहाँ पे मैं, होपफुली। अच्छा, अच्छा, ओके हाँ सर। सर हम आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ। ओके, तो मुझे भी अभी एक नया सिम्पटम आपने बताया कि डायरिया, तो मुझे लगता है डायरिया। किसी व्याधि को अगर हमें व्याधि नाम देना है, तो उस व्याधि का निदान कैसे करना चाहिए? यानी कौन-कौन सी टेस्ट करनी चाहिए? उसके बारे में थोड़ा हमें गाइड कीजिए। आयुर्वेद का हमेशा ये कहना है, रोगम आदो परिच्छेद ततो अनंतर औषधम, कि पहले रोग की परीक्षा करनी चाहिए कि रोग क्या है। आज हमारा पूरा का पूरा तंत्र लैब मेथड के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, लेकिन शुरुआत हमें हमेशा लक्षणों के साथ में करनी चाहिए। आयुर्वेद में किसी भी व्याधि को होने के लिए 6 स्टेप्स बताए गए हैं: संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, फिर व्यक्त और बाद में भेद होना। कि ये 6 क्रमशः स्टेप्स बताए गए हैं। इन 6 स्टेप से व्याधि होती है। इनका अलग अलग काल होता है और ये भी कहा गया है होती है आयुर्वेद में इनका। कि, हेलो श्रद्धा, मैं ऑडिबल? हाँ सर, बोलिए। और ये जो जो 6 स्टेप्स हाँ, बताए यस सर, गए वेरी हैं, क्लियरली। ये जो 6 स्टेप बताए गए हैं, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्त और भेद होना,
ये 6 स्टेज के ऊपर हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे शरीर में आज ये जंतु का एक्सपोजर हो गया, मेरे शरीर में ये जंतु आ गया, ये आके आपके शरीर में तुरंत लक्षण पैदा नहीं करेगा। ये 3 दिन 4 दिन के बाद आपके शरीर में कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। लक्षणों के अंदर आपको हल्का फुल्का बुखार, शरीर में दर्द होना, खांसी आना, सूखी खांसी आना, बदन में बहुत ज्यादा दर्द होना या जुलाब होना, ये लक्षण हो सकते हैं। बट सामान्यतः क्या होता है, जब ये लक्षण होते हैं हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, और कोई नजदीकी कारण, फॉर एग्जाम्पल जैसे जुलाब हो गया हो, तो मैं क्या कहूंगा घर में मेरी पत्नी को या मेरे बहू को या बच्चों को, अरे कल तुमने बेमतलब का उपमा बनवा दिया, या तुमने मूंग की दाल बनवा दी, या चने की दाल बनवा दी, या और कुछ खाना बनवा दिया, तो उस खाने के कारण मुझे जुलाब हो गया। परंतु ऐसा नहीं है। इन दिनों में होने वाले कोई भी लक्षण को आपको बड़ी बारीकी से देखना है, बारीकी से समझना है, इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि निदान होते होते, निदान मतलब लेबोरेटरी निदान, जो हम टेस्टिंग की बात में बात करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग वाला निदान 7वें या 8वें दिन होता है। तो अब एक बार जंतु शरीर में आ गया, चौथे दिन 5वें दिन कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, इसमें व्यक्ति अपने पहले के 2 या 3 दिन ऐसे ही निकाल देता है, ये समझ के कि मुझे कुछ नहीं है, ये तो कल मैंने ये खाया या ये हो गया या बरसात में भीग गया इसलिए हो गया। तब वो डॉक्टर के पास जाता है या फीवर क्लिनिक में जाता है, तब डॉक्टर उसको एग्जामिन करके जब सस्पेक्ट करता है, तब वो डॉक्टर वो टेस्ट लिख के देता है। इस टेस्ट का नाम है स्वाब टेस्ट या आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं। और आजकल तो एंटीजन टेस्ट आ गई है। एंटीजन टेस्ट आने के बाद हमें ये लगभग रिपोर्ट 1 घंटे 1.25 घंटे में मिल जाती है। बट स्वेब वाली जो टेस्ट है, जो थ्रोट में से हम स्वेब लेते हैं, उसकी रिपोर्टिंग 24 घंटे के बाद होती है। तो व्यक्ति ने यदि आज स्वैब टेस्ट दिया है तो उसको रिपोर्ट कल मिलेगा, तो आदमी एक दिन और लेट हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये रिपोर्ट गलत हो सकती है। हर चीज को आप रिपोर्ट के भरोसे मत जाइए। कई बार आपके शरीर में जंतु हैं, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। आपके शरीर में जंतु नहीं है तो भी आपके रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। इसी को हम लोग फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं। तो ये पिटफॉल्स हैं लेबोरेटरी टेस्ट के। अंततः निदान आपको या डॉक्टर को क्लिनिकल सिम्टम्स देख के, जो शारीरिक लक्षण है उसके साथ में को रिलेट करके कंफर्म करना होता है। इसलिए आपको लक्षण के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, और लक्षणों के साथ में फिर आपको रिपोर्ट, आपने जो रिपोर्ट निकाली है उस रिपोर्ट के साथ में आप कर सकते हैं। आजकल तो आरटीपीसीआर स्वैब वाला टेस्ट या एंटीजन के टेस्ट के साथ में कई सारे सीआरपी टेस्ट, सीबीसी, ईएसआर, डी डाइमर टेस्ट, फेरेंटिन टेस्ट वगैरह वगैरह, आज उसका एक तरह से लोगों ने प्रोफाइल ही बना दिया है कि ये 5-6 तरह की टेस्ट की जाती है। परंतु महत्वपूर्ण टेस्ट होती है कंप्लीट ब्लड काउंट और आरटीपीसीआर, या तो फिर कोरोना के लिए होने वाली एंटीजन टेस्ट। ये टेस्ट करके हम इसका निदान कर सकते हैं, लेकिन लक्षणों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। श्रद्धा जी। ओके सर, ये रिपोर्ट तो हमने कर ली है। अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ गए तो फिर क्या हम घर पे रहकर ही हमें इसकी मैनेजमेंट करनी चाहिए? शुरुआत के दिनों में जब ये बीमारी नई नई आई थी, नई नई कहने अभी भी नई है, अभी तक कोई पुरानी नहीं हुई है, लेकिन इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हम हमेशा ये सोचते थे कि हम इनका विलगीकरण, इनको क्वारंटाइन करेंगे। इसलिए जो 100 लोग मान लीजिए पॉजिटिव आए थे, तो हमें 100 लोगों को अलग रखने की व्यवस्था करनी पड़ सकती थी, तो हम करते ही थे। अब ऐसा नहीं है। यदि व्यक्ति असिम्टोमेटिक है, व्यक्ति के शरीर में कोई लक्षण नहीं है,
व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ में एक्सपोजर हो गया है, केवल रिपोर्ट पॉजिटिव है, बाकी सब कुछ बराबर है, तो हम ऐसे व्यक्तियों को घर में होम क्वारंटाइन करके रख सकते हैं, उन्हें एडमिट करने की गरज नहीं है। क्योंकि जब आप अस्पताल में एडमिट करते हैं तो हॉस्पिटल इन्फेक्शन की भी संभावना रहती है और आप मोर प्रोन रहते हो इन्फेक्शन के लिए। आप अपने घर में ही शांतिपूर्वक हो और अपने आप को मॉनिटर कर रहे हो, तो ये बाकी इन्फेक्शन की संभावना घट जाती है। और हम हमारी नगर पालिकाएं, जिला परिषद और हमारे जितने भी गवर्नमेंट की एजेंसीज है, अब वो इस तरह के एडवाइजरी दे रही हैं कि आप घर में क्वारंटाइन हो सकते हैं, यदि आपके घर में सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। यस सर, ये तो काफ़ी रिलीफ दिलासा देने वाली बात है कि हम घर पे भी अगर लक्षण कम है तो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कौन-सी दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है अभी? मैं दवाइयों के पहले हमेशा निदान की पे ज्यादा बात करना चाहता हूँ, तो मैं एक मॉनिटरिंग की बात करना चाहता हूँ। जब ओके से सर। ये कोरोना जब से ये कोरोना डिसीज आई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार ये देखा जा रहा है कि डॉक्टरों को भी उनसे दूरी बना के रखनी हो रही है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग चालू है या डॉक्टर के पास रोगी जा भी रहा है, तो उन दोनों के बीच में 3 फुट से 6 फुट की दूरी है। दोनों मास्क लगा के, बिना हाथ लगाए, डॉक्टर लक्षणों के आधार पर यह तय करता है। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस पैंडेमिक में हर व्यक्ति अपने आप में आत्मनिर्भर बने, सेल्फ निर्भरता आनी चाहिए। मॉनिटरिंग करने के लिए बाजार में पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है। पल्स ऑक्सीमीटर जिसकी कीमत 1200 रुपए से लेके 2000 रुपए तक है, उस पल्स ऑक्सीमीटर को देखने, समझने का और इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा सरल है। आप उस पल्स ऑक्सीमीटर को लेके आप अपने शरीर में ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना है यह देखते रहिए, और यह देखने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का होना बहुत जरूरी है। एक दूसरी एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं थर्मल थर्मामीटर, वो घर में रख लीजिए, अपने टेम्परेचर को नोट कीजिए। तीसरी एक इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल ब्लड प्रेशर नापने की मशीन, वो अपने घर में रख लीजिए, तो आप अपना ब्लड प्रेशर नापते रहें। चौथी एक मशीन है कि ब्लड शुगर आप अपना देखते रहिए, रैंडम शुगर देखते रहिए। ये इतना सरल हो गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में देख सकता है। मैंने ब्लड शुगर और बीपी की बात इसलिए की है कि मैं आगे जाके कोमॉर्बिडिटीज की भी बात करूंगा, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर इसमें बहुत बड़ा उसका योगदान है। पेशेंट पॉजिटिव है और उसका ऑक्सीजन का सेचुरेशन 95, 96, 97 है, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को कोई कोमॉर्बिडीज है, अन्य कोई बीमारी है, और वो 50 के ऊपर का है, तो उस व्यक्ति को घर में ही एक 3 मिनट से 6 मिनट पैदल चलने के बाद, पहले आपने पल्स ऑक्सीमीटर से रीडिंग देख ली 95, 96 या जो भी होगा, और 3 मिनट से लेके 6 मिनट तक, वयोवृद्ध के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 3 मिनट, लेकिन जो लोग यंग हैं उनके लिए 6 मिनट का वॉक करने के बाद वापस पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखना चाहिए ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना है। यदि वो नीचे गिरता है तो इसका अर्थ है इस व्यक्ति को आगे जाके एडमिशन की गरज पड़ सकती है। तो यू कैन प्लान योर एडमिशन एंड यू कैन स्टार्ट सर्चिंग कि आपको कहाँ पे एडमिट होना है या कहाँ पे जाना है। इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर हर घर में इस समय होना जरूरी है। यदि आपका सिम्टम्स है बट माइल्ड है, लेकिन आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन
96, 97, 95 चल रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है। विशेष करके सीनियर सिटीजन्स के लिए और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनके लिए यह अति आवश्यक है कि वो मॉनिटर करते रहें। यदि आप होम क्वारंटाइन भी हैं तो भी आपको घर में मॉनिटर करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना है। आप बात कर रही थी कि दवाएं कौन सी लेनी चाहिए, आई एम राइट और रॉन्ग? हाँ, यस सर, यस सर। हाँ, मैं तो आयुर्वेद का कंसल्टेंट हूँ, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 36-37 साल से मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हूँ और आयुर्वेद से हमने बहुतों को ठीक किया है और ठीक करते चले आ रहे हैं। और ये पुरातन पद्धति है, इतने सालों की है, उसमें दम है, इसलिए टिका हुआ है। लेकिन कई बार बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलेज होते हैं जिनको लोग दवा समझते ही नहीं है। उदाहरण यस। के तौर पे मैं प्राय सभी व्यक्तियों को कहता हूं कि यदि आप माइल्ड सिम्टम्स हैं, आप पॉजिटिव हैं, लक्षण नहीं है या माइल्ड सिम्टम्स हैं, आप कुछ मत कीजिए। 1 ग्राम या 1 चम्मच, 1 ग्राम सूंड का पाउडर या ड्राई जिंजर, जिसको हम शुंठ कहते हैं या शुंठी कहते हैं, वो 1 चम्मच पाउडर एवं आधा चम्मच हल्दी, मतलब 500 mg हल्दी। हल्दी कौन सी? जो आपके मसाले के डब्बे में है, खाने के डब्बे में है, उसको मिला के सुबह शाम शहद के साथ में लें या गर्म पानी के साथ में लें, नियमित लें। ये उनके लिए है जो व्यक्ति पॉजिटिव है, जिनमें माइल्ड सिम्टम है या असिम्टोमेटिक है। लेकिन जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं है लेकिन उनके घर में कोई व्यक्ति पीड़ित है या आसपास में कोई व्यक्ति पीड़ित है या उन्हें डर है, तो प्रतिबंधक उपाय के रूप में एज ए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हो, नियमित रूप से 1 चम्मच सौंठ का पाउडर और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर लेंगे तो ये एनफ है व्याधि को रोकने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब सौंठ भी घरेलू चीज है, हल्दी भी बड़ी घरेलू चीज है, तो लोगों को लगता ही नहीं कि वो दवाएं खा रहे हैं। जब तक वो 2-4 हजार रुपए की दवाई नहीं खरीदे तो उनको लगता नहीं कि ये दवाएं हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट बड़े काम की चीजें हैं। तो ये एक पहली दवा हो गई। इसी तरह से गुडवेल या गुडुची, टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया, इस तरह की दवाइयां, ये एक ही दवा का नाम बता रहा हूं मैं, या गड़ो या गुरुच, इस नाम से ये दवा फेमस है। ये शरीर की व्याधि प्रतिकार शक्ति को बढ़ाती है। ये जोरग्न है, ये रसायन का काम करती है। इसकी गोलियां मिलती हैं, तो गुडुची घनवटी या संसमनी वटी, इस 2 नाम से यह दवाई मिलती है। यह 250 mg की 2-2 गोली दिन में 2 बार लेनी चाहिए। ये एकदम माइल्ड के लिए है या जिनको केवल एक्सपोजर है उनके लिए है। लेकिन जिनको कोई बीमारी नहीं है वो भी ये गुडची घनवटी 2 गोली एक बार ले सकते हैं, शुंठी का पाउडर और हल्दी का पाउडर ले सकते हैं। परंतु इसके अलावा जिन लोगों को ज्वर है, बुखार है या और कोई लक्षण है, फिर उनको हम लक्षणों के अनुरूप उनमें दवाइयां जोड़ते चलते हैं। जैसे कि महासुदर्शन घनवटी नाम की एक दवा है, बड़ी उपयोगी दवा है। वो 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को लेते हैं। इसके अलावा हमारे अन्य मित्र, एलोपैथी के मित्र, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, विटामिन डी वगैरह वगैरह, इस तरह की दवाइयां देते हैं। उस संदर्भ में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन जब सौंठ और हल्दी खाकर मैं ठीक हो सकता हूं तो मैं केमिकल की तरफ क्यों जाऊं। तो मैं हमेशा बार बार ये कहूंगा कि शुंठी और हल्दी, ये छोटी छोटी चीजें, दिखने में छोटी हैं
बट इनकी कृति बड़ी महान है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके साथ में अन्य कोई लक्षण हो तो, अब पानी यदि पीना हो तो मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोगों को गर्म पानी पीना चाहिए। बहुत सारे लोग यदि जो केरला गए होंगे तो केरला के लोग मेडिकेटेड वाटर पीते हैं, वहां की लोकल जो वनस्पतियां होती हैं उनको उबाल के पीते हैं। मैं अपने लोगों को कहता हूं कि आप नागर मोथा, शुंठी और खस या उसीर, इन तीनों को मिला के पानी गर्म कर लें, उस गर्म पानी को पिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। श्रद्धा जी। हाँ सर, थैंक यू फॉर द स्मॉल स्मॉल फॉर्मूलाज फ्रॉम आयुर्वेदा। मुझे लगता है डब्ल्यूएचओ ने जनवरी 30 को डिक्लेयर किया कि कोरोना वायरस ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। और उसके बाद हाँ जी। मार्केट में एक नाम बहुत आने लगा, वो है इम्यूनिटी। तो ये व्याधि हाँ शमन जी। इम्यूनिटी क्या है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, या फिर रोग को रोकने के लिए ये कितना समर्थ है? थोड़ा सा आप इसके बारे में हमें बताइए। ये इम्यूनिटी कोई नया शब्द नहीं है, या व्याधि क्षमत्व जो आयुर्वेद में बताया गया है कोई नया शब्द नहीं है। व्याधि क्षमत्व का सीधा साधा शाब्दिक अर्थ यही होता है कि रोग रोकने की प्रतिबंधक शक्ति, या जो हम उपाय करते हैं वह व्याधि क्षमत्व है। शरीर को बीमार न होने देना। अभी इतना तेजी से पेंडेमिक है, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं क्या? नहीं। जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी, प्रतिकार शक्ति अच्छी रहेगी, उन्हें यह नहीं होता है। आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व का उल्लेख कई हजार साल पहले बताया गया है कि व्यक्ति की यदि प्रतिकार शक्ति अच्छी होगी तो कोई इशू नहीं होगा। अब ये प्रतिकार शक्ति किन बातों पे डिपेंड है, ये प्रतिकार शक्ति कैसे रहती है? अब ये प्रतिकार शक्ति जो होती है सहज मिलती है हमें, जो हमारे पेरेंट्स से मिलती है। यदि मेरे पेरेंट्स हेल्दी हैं तो उनका बच्चा भी हेल्दी होगा। मेरे पेरेंट्स यदि बीमार हैं, उनको तरह तरह की बीमारियां हैं, तो आने वाले बच्चे में भी वो सहजता से वो आ जाएंगी। उनको हम आनुवंशिक कह सकते हैं या हेरेडिटरी कह सकते हैं। लेकिन व्यक्ति स्वस्थ है तो नहीं होगा। इसलिए हम हमेशा सुप्रजा की बात करते हैं कि जो प्रजा हो या प्रजनन हो वो अच्छा होना चाहिए, सु होना चाहिए। ये तो सहज हो गया, जो मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि मैंने जन्म लिया है, ये मेरे पेरेंट्स के हाथ में था। दूसरी बात होती है कालज। समय के साथ में प्रतिकार शक्ति घटते बढ़ते रहती है। हम सभी ने महसूस किया होगा, जब नवंबर दिसंबर का महीना आता है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, लगभग इन 3-4 महीने में हम सभी हेल्दी रहते हैं, हमारी शक्ति अच्छी रहती है, हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। आपने देखा होगा जो सेलेक्टिव सर्जरीज होती है या प्लान सर्जरी होती है, इस समय होती है। इमरजेंसी सर्विस तो इमरजेंसी सर्जरी कभी भी होती है। और काल के अनुसार हमारी प्रतिकार शक्ति घटते बढ़ते रहती है। जैसे कि बाल्यावस्था में हमारी प्रतिकार शक्ति कम रहती है, जब हम यंग रहते हैं, यौनावस्था में रहते हैं, तब हमारी प्रतिकार शक्ति अपने आप नैसर्गिक रूप से अच्छी रहती है। और हम जब वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं तो हमारी प्रतिकार शक्ति कम होने लगती है। अर्थात काल के अनुरूप भी ये कई सारी चीजें हैं, काल के अनुरूप है। इसीलिए इस समय हम बार बार कह रहे हैं कि जिनकी उम्र 60 के ऊपर है, 60-65 की उम्र है, वो कृपया ज्यादा ध्यान दें, कृपया ज्यादा अपने ऊपर और परिवार के ऊपर ध्यान दें। और सबसे बाद में एक और है जिसको हम कहते हैं युक्तिकृत, मतलब युक्ति पूर्वक प्रतिकार शक्ति बढ़ाना। युक्ति पूर्वक प्रतिकार शक्ति बढ़ाना अर्थात आपका आहार कैसा होगा, आपका विहार कैसा होगा, उस पर डिपेंड होता है। अब आहार का आज की सामान्य भाषा में हम समझने जाएं
जिसको हम डाइट कहते हैं, कि हमारा खाना कैसा होगा। आयुर्वेद हमेशा बार बार कहता है कि आपके खाने में षड्रस होना चाहिए, मतलब मधुर भी हो, अम्ल भी हो, लवण भी हो, तिक्त भी हो, कटु भी हो और कषाय भी हो। ये 6 रस प्रधान रस हैं। या आज की भाषा में कहें, हम डाइट की भाषा में कहें, तो आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल और फैट होना चाहिए। लेकिन फास्ट फूड, जंक फूड की रेस में हम इतना तेजी में आगे चले गए हैं कि हम केवल अपने जीवा के स्वादुंकरों को स्वाद के लिए कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, और वो खाना शरीर के लिए उचित नहीं है। आज के तारीख में जितने भी फास्ट फूड हैं, आपकी इच्छा को तृप्त करते हैं, आपका पेट भर जाता है, परंतु उससे आपके शरीर का पोषण नहीं होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें से मिलते नहीं है। इसलिए आपका जो खाना होगा वो ट्रेडिशनल खाना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप साउथ को बिलोंग करते हैं, तो साउथ का जो एक खाना है वो आपने खाइए। इफ यू बिलोंग टू ईस्ट और वेस्ट, तो आप ईस्ट या वेस्ट का खाना खाएं। इफ यू आर बिलोंगिंग टू नॉर्थ, तो आप नॉर्थ का जो खाना है। हमारे जो ट्रेडिशनल खाने हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो वहां के तापमान के और वहां के रहन सहन के आधार पर खाना बना हुआ है, उसी खाने को खाएं तो बेहतर होगा। ये मैं इतना आहार के बारे में कहना चाहूंगा। लेकिन फ्राइड, जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब से बचें तो, फर्मेंटेड फूड, इन सब से बचें तो बेहतर होगा। जब हम थैंक आहार की बात करते हैं, तो हम विहार की भी बात करते हैं। विहार का मतलब होता है आज की सामान्य भाषा में एक्सरसाइज या योगा या योग अभ्यास या टहलना, घूमना फिरना। हम सभी अपने प्रोफेशनल काम में इतने व्यस्त हैं कि 6-6 घंटे, 8-8 घंटे एक जगह बैठ के काम करते हैं, दौड़कर भागकर अपने कार्यालय पहुंच जाते हैं। लेकिन हमने जो पीटी स्कूल में की थी, वो भी हम भूल गए हैं। स्कूल की पीटी जितनी की है, उतना ही अब तक हमने एक्सरसाइज किया है। प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद हमारा एक्सरसाइज ये लगभग नहीं के बराबर हो जाता है। जितना आहार जरूरी है, उतने आपके शरीर की व्यायाम करना बहुत जरूरी है। यदि आपसे व्यायाम करते नहीं जमता है, तो आप कम से कम दिन भर में 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलें। आप छोटा मोटा योगाभ्यास करें, योग व्यायाम करें, और संभव तो हो सके तो हमेशा ये डॉक्टर की निगरानी में या डॉक्टर या योग टीचर के एक्सपर्टीज के अंदर करें। कोरोना संदर्भ में खास करके मैं ये कहना चाहूंगा, कोरोना संदर्भ हो या वैसे भी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, प्राणायाम, या जो भी प्राणायाम आपको गूगल पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे आपके शरीर में जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ती है, ऑक्सीजन के सेचुरेशन का लेवल बढ़ता है। इसलिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया, आहार हो गया, ये विहार हो गया। और विहार के अंदर छोटा मोटा पीटी, व्यायाम करना, योगा करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, इन सब के साथ में आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा बताई गई है कि यदि आप रसायन का सेवन करते हैं तो आपकी प्रतिकार शक्ति अच्छी बनती है। आपके शरीर के जो धातु हैं, जो आपके शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, आपके पोषण के लिए जो आवश्यक हैं, उन सब के अंदर निरंतरता, सुदृढ़ता आती है और वो अच्छे बनते हैं।
तो रसायन के लिए रसायन की दवाइयां बताई गई हैं, रसायन के कई प्रकार बताए गए हैं। अब उसमें आप घी, दूध, जिसको हम कह सकते हैं कि यदि आपके खाने में घी होगा, दूध होगा, तो आपकी प्रतिकार शक्ति उससे बढ़ती है। बट दुर्भाग्य हमारा ऐसा है कि अभी हमने घी और दूध खाना बंद ही कर दिया है। हम घी और दूध खाने से डरने लगे हैं। आप हार्ट अटैक से मत डरिए, आप कोलेस्ट्रॉल से मत डरिए। घी खाना अति आवश्यक है शरीर की प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए, शरीर को रोगों से बचने के लिए, आपकी प्रतिकार शक्ति को मजबूत करने के लिए घी और दूध ये अति आवश्यक चीजें हैं। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में जब वेस्टर्न मेडिसिन के लोग घी और दूध के ऊपर ज्यादा बोलने लगेंगे तो हम इसको स्वीकार करने लगेंगे, लेकिन आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत तो यही कहते हैं कि ये शरीर स्नेह से बना हुआ है, इसके अंदर स्नेह होना बहुत जरूरी है। हाँ मैडम। यस सर, जैसा कि आपने बताया कि जैसे जैसे उम्र हो जाती है तो व्याधि क्षमत्व कम होता जाता है। हाँ तो जी। इससे और एक चीज है कि कोमॉर्बिडिटीज, यानी कि उम्र के साथ साथ जो गिफ्ट मिलते हैं, डायबिटीज और बीपी, तो ऐसे जो उम्र में ज्यादा है और उनको कोमॉर्बिडिटीज भी है, तो उनको क्या ज्यादा डरने की जरूरत है? मैडम, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि गिफ्ट कुछ नहीं मिलता है, गिफ्ट हम लेके आते हैं, हम निमंत्रण देते हैं। यदि आपका आहार विहार ठीक होगा, व्यायाम वगैरह ठीक होगा, तो आपको डिसीज नहीं होगी, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये कोई संक्रामक रोग नहीं है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज। तो आपकी लाइफस्टाइल को आपको बदली करना जरूरी है। अब मान लीजिए आई गई है, जो कोमॉर्बिडीज आपके शरीर में है। अब कोमॉर्बिडीज के अंदर मैं बार बार डायबिटीज, ब्लड प्रेशर बोल रहा हूं, लेकिन मोटापा भी एक कोमॉर्बिडीज है। मोटापा, मैं तो ये कहूंगा, सभी रोगों का घर है। यदि मोटापा आ गया है तो डायबिटीज पीछे से आएगा और ब्लड प्रेशर भी पीछे से आ सकता है। जब उम्र बढ़ती है तो शरीर की प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है और साथ में अन्य रोग अंदर घर में बैठे हुए हैं। ऐसे समय में यदि कोई रोग शरीर में आता है तो व्यक्ति उसको सहन करने में समर्थ नहीं होता है या उसको रोक पाने में समर्थ नहीं होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो आपकी जो कोमॉर्बिडीज है उसकी दवा लेना आवश्यक है और उसको मॉनिटर करना आवश्यक है। हर व्याधि को मॉनिटर करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, तो उनको देखना जरूरी है। तो उन दवाओं के साथ में यदि आप ये कोमॉर्बिडीज वगैरह को भी देखते हैं तो कोई इशू नहीं होता है। कोरोना सेंटर्स के पे, क्वारंटाइन सेंटर पे 95, 92, 85, 80 तक की उम्र के लोग वापस ठीक होकर अपने अपने घर गए हैं। तो ये कहना गलत है कि सीनियर सिटीजन्स को हो जाएगा तो बचेंगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात जो मेरे शुरुआत में जब मैंने कहा था कि हम कोरोना से डर गए हैं, हम सभी लोगों का मानसिक बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। यदि मेरे गली में या मेरे विभाग में यदि किसी व्यक्ति को हो गया है तो 2 दिन तक तो मैं एकदम डिस्टर्ब हो जाता हूं, जबकि कोई संभावना नहीं है। यदि मेरे पड़ोस में भी किसी को हुआ है तो मुझे नहीं होगा, जब तक आप खुद जाके उसको बुलाकर अपने घर नहीं लाएंगे। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपको सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है और मास्क पहन के भी आपको कम से कम 3 से 4 फुट की दूरी रख के बात करना है। दो व्यक्ति के बीच में कम से कम 2 गज की दूरी होनी चाहिए। 2 गज की दूरी जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है जीने के लिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सब करना आवश्यक है और मानसिक विषाद ना हो, डर ना हो, भय ना हो। ये वातावरण से आपको बाहर निकल के स्वच्छंद रहना चाहिए। यदि आप बार बार चिंता करते हैं तो कबीर जी के शब्दों में ये कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटे,
दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए संतदास कबीर। चिंता से आपके शरीर में जो लक्षण नहीं है, लेकिन आपको उसका आभास होने लगता है। चिंता के कारण आपके शरीर के अंदर जो महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन होने की संभावना रहती है वो बिगड़ जाती है। शरीर की अग्नि बिगड़ जाती है और मन दूषित हो जाता है। इसलिए अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए इस समय तो मैं यही कहूंगा कि टीवी हो गए, वीडियो शोज हो गए, यूट्यूब हो गए, उन सबको देखते रहें। लेकिन मैं एक सावधानी के शब्दों में यह कहना चाहूंगा, आज सोशल मीडिया हमारे साथ में है। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप तो लगता है कि एक जीवन का आधार ही बन गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन गई है। तरह तरह के ज्ञान, विज्ञान और तरह तरह के चमत्कारिक चीजों का उल्लेख, ये सब हम पढ़ते रहते हैं। आप इसको जरूर देखिए, एंजॉय कीजिए उसकी पॉजिटिव साइड को लेके, परंतु जो नेगेटिव चीजें आती हैं उनको आप डिलीट करते चलिए, उनको रखिए मत, उनको देखिए मत। और इसी लाइन के तहत मैं फिर से कहना चाहूंगा, हमारी जो टीवी मीडिया है या जो न्यूज मीडिया है, कोरोना से कितने लोग अच्छे हो गए, कोरोना में कितने लोग काम कर रहे हैं, कोरोना से हमने क्या सीखा, यह न दिखाकर कोई एक व्यक्ति किसी कारणवश गुजर गया या कोई घटना घट गई, उस नेगेटिव पार्ट को बार बार फोकस करते हैं उनकी टीआरपी के लिए। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने पिछले 15 दिनों से क्या, महीने भर से मैंने टीवी देखा ही नहीं है। मैंने मेरा केबल नेट कनेक्शन ही निकाल दिया। जो देखना है नेट पे जाके मैं देख लेता हूं, लेकिन मैं न्यूज नहीं देख रहा हूं। न्यूज न देखना भी अपने आप में एक अपने ऊपर ही उपकार करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि न्यूज देखने के बाद में बड़ा डिप्रेसिव मूड हो जाता है लोगों का। इसलिए जहां तक संभव हो न्यूज देखना अवॉइड करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बिल्कुल विभक्त हो जाएं या अलग हो जाएं, लेकिन एक ही न्यूज को बार बार देखने से डिप्रेशन में आदमी जाता है। तो मानसिक बैलेंस बना रहे, इसलिए आप अपने लोगों के बीच में बोलना, उठना, बैठना, चुटकुला और बाकी तरह तरह के जो कॉमेडी शोज हैं, कपिल शर्मा से लेके राजू श्रीवास्तव से लेके और उल्टा चश्मा से लेके सीधा चश्मा तक, आप कुछ भी देखते रहे, लेकिन अपने को प्रसन्न रखें। श्रद्धा जी। यस सर, थैंक यू। आपने लगता है चरक जी ने भी यही बात बोली है और मॉडर्न मेडिसिन वाले भी बोलते हैं कि एवरी डिसीज इज साइकोसोमेटिक, यानी या कि करेक्ट। और बॉडी दोनों को ही हार्म करने वाला डिसीज होता है। और आई थिंक यह पैंडेमिक में भी घर पे रहकर भी बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये कबीर जी के दोहे में आपने बहुत अच्छे से बताया। तो ये प्रिवेंशन के लिए जो एसएमएस बोला गया, यानी सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, तो इसके बारे में आप थोड़ा और बताइए ना कि कौन सा सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, वो कब पहनना चाहिए, इसके बारे में भी लोगों में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। एसएमएस की बात करना चाहूंगा मैं। तो एक तो पहला पक्का याद कर लीजिए कि कोरोना तुरंत खत्म नहीं हो रहा है। कोरोना के साथ में हमको रहना है, कोरोना के साथ में हमको काम भी करना है। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात याद रखनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग वाली बात याद रखनी है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं 2 गज की दूरी जरूरी है, 1-2 मीटर की दूरी। यदि आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप बात करते समय अपना मास्क बार बार ऊपर नीचे न करें। आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है या उसके समझ में नहीं आ रही है, तो हमारे में एक आदत होती है, हम मास्क ऊपर नीचे करके बात करते हैं। सब्जी वाले के पास जाते हैं, इतनी परेशानियां चल रही हैं, और अभी भी जाके उससे
15 में देगा कि 20 में देगा कि 10 में देगा, उससे हम वार्तालाप करते हैं। और उस समय हमें भूल जाते हैं कि हमारे उसके बीच की दूरी 3 फुट भी नहीं है। यदि आप मास्क पहनते हैं, और आप मास्क, कोई भी मास्क पहनिए, सिंपल कॉटन कपड़े का बनाया हो, या गमछे को बांध लिया हो, या साड़ी के पदर को बांध लिया हो, और आपकी 3 फुट की दूरी है, तो लगभग आप सेफ हैं। बट यदि आप अपने काम पे जाते हैं, लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, या जहां पे 3 फुट की दूरी बहुत बार कम हो जाती है, तो वहां पे आपको N95 मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, जो उससे ज्यादा बेहतर हो। ये एक हो गया। लेकिन सबसे महत्व का है कि आप जिस कार्यालय में काम करते हो, वो कार्यालय भले एसी का हो, लेकिन आप एसी न लगाएं, या आपने एसी लगाया भी है तो खिड़की खुले रखें। जितना बंद कमरा होगा, उतना संक्रमण के संभावना बढ़ जाती है। जितना रूम खुला होगा, जितनी बड़ी जगह होगी, जितना खुला होगा, प्रॉपर वेंटिलेटेड होगा, तो वहां पे संक्रमण की संभावना नगण्य जैसे हो जाती है। आप रोड पे चल रहे हैं, अकेले हैं, या अपनी गली में चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, या व्यायाम कर रहे हैं, और आपके आजू बाजू में कोई नहीं, आप अकेले हैं, तो यदि आप मास्क नहीं भी पहनते हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप 1 से 2 हो गए, तो मास्क पहनना जरूरी है, 3 फीट की दूरी रखनी जरूरी है। आपको दिन भर में कम से कम 4 से 5 बार हाथ धोना आवश्यक है। भले आपने किसी चीज को टच किया हो या नहीं भी टच किया हो, बट एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के रूप में आप किसी भी साबुन से हाथ को 20 सेकंड से 30 सेकंड तक लगातार साबुन से हाथ रगड़ते हुए, आगे पीछे अपनी उंगलियों के बीच में उल्टे सीधे हर ढंग से रगड़ते हुए, उसके बाद साब पानी से अपना हाथ धो लें। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, पेपर से काम कर रहे हैं, और वहां पे सैनिटाइजर है, तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सैनिटाइजर कोई भी हो, मार्केट में आज की तारीख में तरह तरह के लुभावने नाम, मार्केटिंग का तरीका, हर्बल सैनिटाइजर, ये सैनिटाइजर, तरह तरह के हैं, बट बेसिकली सभी सैनिटाइजर एक ही तरह के होते हैं। लेकिन सैनिटाइजर का उपयोग उसी समय होगा जब आपका हाथ सूखा है। यदि आप हाथ धोकर आए और वापस आपने सैनिटाइज करना चाहा गीले हाथ में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल सूखे हाथ में होना चाहिए, न कि गीले हाथ में होना चाहिए। दूसरी बात है, सरफेस के ऊपर से होने वाला इंफेक्शन लगभग नगण्य है, लेकिन आपको केयर तो लेना ही है। कोई व्यक्ति आपके साथ में लगातार 15 मिनट 20 मिनट बात करता है, और आप दोनों ने मास्क नहीं पहना है, तो बहुत ज्यादा संभावना हो गई। 3 फीट की दूरी है, आप दोनों ने मास्क पहना है, तो फिर संभावना लगभग नहीं के बराबर हो जाती है। 6 फीट की दूरी है, तो संभावना लगभग नहीं है। लेकिन यदि इस बात करना वाला जोर से बात करता हो, उसके मुंह की चीजें अपने ऊपर आ रही हो, या छींक देता है, या जोर से हंस देता है, तो संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप हमेशा दूरी मेंटेन करें, बात करते समय जित कम से कम बात करें। आप जब घर पर आते हैं अपने कामकाज करके, तो घर के बाहर ही आप अपने जूते निकाल दें, संभवतः हो तो कपड़े भी निकाल दें, वहीं पे उसको गर्म पानी में या डिटर्जेंट में डाल के या साबुन के पानी में डाल के उसको रख दें। नहा धोकर ही घर के अंदर प्रवेश करें, तो ज्यादा बेहतर होगा। और मास्क कौन सा पहनना, ये कोई जरूरी नहीं है, आप जो भी मास्क पहने। लेकिन अब इस समय जो एक रिस्पिरेटर मास्क आया था,
वो कोई काम का नहीं है, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने कह दिया है। तो प्लेन N95 मास्क हो गया, और ये आपका प्लेन कपड़े का मास्क हो गया, जो हम रीयूज कर सकते हैं। कपड़े के मास्क को तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, धो के फिर से पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैडम। थैंक यू सर। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें आपने बताई इस एसएमएस के बारे में। जैसे कि अभी नए-नए भारत सरकार और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आत्मनिर्भर भारत, आरोग्य सेतु ऐप हो या फिर अपना आयुष संजीवनी ऐप हो, ऐसे ऐप्स और इन्फॉर्मेशन के लिए नई-नई चीज़ें आ रही है। तो इसके बारे में भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की भूमिका और ज़्यादा आप स्पष्ट कीजिए। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है, काम कर रही है। भारत सरकार ने तरह तरह की गाइडलाइंस, एडवाइजरी, उसी तरह से महाराष्ट्र सरकार ने भी गाइडलाइन और एडवाइजरी निकाली है। आयुष संजीवनी ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, ये सभी ऐप आपको अपडेट रखने में मदद करते हैं, और आपके क्लिनिकल कंडीशन के बारे में वो सवाल पूछते हैं, आपको आंसर देना है, और वो आंसर देने के बाद वो ऐप आपको बता देता है कि आप रिस्क फैक्टर में है कि नहीं है, आपको होने की संभावना कितनी है, क्योंकि वो आजू बाजू के एरिया को भी कवर करता है कि आपके आजू बाजू में कंटेनमेंट एरिया है या नहीं है। इसलिए यदि इस ऐप का उपयोग आप करते हैं तो बहुत ही बेहतर है। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने आयुर्वेद की एडवाइजरी निकाली है। भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, महाराष्ट्र सरकार का मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग डिपार्टमेंट है, उसने आयुर्वेद की एडवाइजरी निकाली है कि इस एडवाइजरी के तहत आप क्या क्या ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्या करना है, ये सब गाइडलाइन उसमें उपलब्ध है, जो कि आपको आजकल तो लगभग हर जगह से ये मिल जाती है। बट महत्वपूर्ण भूमिका आयुष सरकार, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की, महाराष्ट्र सरकार की मेडिकल डिपार्टमेंट की ये है कि लोग आयुर्वेद दवाओं का इस्तेमाल करें, और आयुर्वेद दवाओं का इस्तेमाल करके एक बार पुनः हम सिद्ध कर सकें कि हमारी विरासत, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। और यही एक कारण है कि हमारे यहाँ पे संक्रमण का रेट कम है, हमारे यहाँ डेथ का रेट कम है, क्योंकि हमारे हर घर घर में आयुर्वेद है, हमारे हर घर के किचन में आयुर्वेद है, हमारे हर व्यक्ति के दिमाग में आयुर्वेद है, हमारे हर त्योहार में आयुर्वेद है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो ट्रेडिशन थी उसको लोग पुनः इस्तेमाल करें। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा, नमस्कार, नमस्ते इंडिया, कितना सिंपल था ये, लेकिन हाथ मिलाने की परंपरा कहां से आ गई मालूम नहीं, और आज हम दूर से नमस्कार करते हैं। तो ये कितने साल पहले बताया गया था कि किसी भी अनभिज्ञ व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, दूर रह के ही नमस्कार करना चाहिए, उसका अभिवादन करना चाहिए। तो ऐसी तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं। इसलिए आज हम इस जगह पर हैं, इस मकाम पे हैं कि हमारे यहाँ इन्फेक्शन कम है। श्रद्धा जी। यस सर, मुझे लगता है अभी जाते-जाते इसके साथ ही जीना है, कोरोना के साथ। तो कोरोना के साथ जीने के लिए और कुछ कोविड के बारे में अगर स्मॉल टिप्स रहेंगे जाते-जाते हमारे सब लोगों के लिए, तो एक लास्ट आखिरी सवाल आपसे कि क्या टिप्स आप दोगे हमें अभी आगे ज़िंदगी जीने के लिए और वो हेल्दी ज़िंदगी हो इसके लिए? अभी जैसे आपको मालूम है कि लगभग 3-4 महीने से सभी लोग घर में हैं, बराबर। किसी यस, से पैसे का भी व्यवहार करना होता है हमको, तो उससे नोट लेने देने में भी डर लगता है लोगों को। तो यस सर, एक तो हमें पर्स का इस्तेमाल बंद करके डिजिटल इंडिया हो जाना चाहिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन करना चाहिए। यस सर। हेलो। हाँ सर, बराबर है। हाँ, डिजिटल ट्रांजैक्शन करना चाहिए। मोदी जी को ये बहुत पहले से ही पता चल गया था, इसके लिए आने के बाद उन्होंने पहले डिजिटल इंडिया शुरू किया। और दूसरी बात है, बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है।
बेल्ट नहीं पहनना है। अच्छा सर। ये छोटी छोटी बातें हैं, घड़ी नहीं पहनना है, क्योंकि फिर घड़ी निकालना है, घड़ी वो करना है, आपके मोबाइल में तो है ही है ना। तो ये यस जो सर, छोटे बराबर। छोटे टिप्स हैं, हेलो, छोटे छोटे चीजें हैं बात कि बात है। आपके जीवन को और सादा बना देंगी। यह कोरोना ने हम सबके जीवन को यह सिखा दिया है कि हम 4 महीने बिना सर्वेंट के भी जी सकते हैं, 4 महीना हम मिनिमम चीजों में ही खा पी के जी सकते हैं। तो ये जो हमारी जो नीड्स बढ़ गई थी, उस नीड्स को वापस कम करना है। और छोटे छोटे टिप्स के अंदर डिजिट पैसे का या पैसे का लेन देन ना करना, उससे बढ़िया डिजिटल ट्रांजेक्शन करना, बेल्ट ना पहनना, और आपका घड़ी न पहनना, ये छोटी छोटी बातें हैं। और घर पहुंचने के बाद आपको घर के बाहर ही रुक जाना है, सीधे किचन में नहीं जाना है, या आपके डाइनिंग टेबल पे नहीं जाना है। डाइनिंग टेबल पे जाने के लिए पहले की तरह, जैसे हम लोग अपने बचपन में, मुझे अच्छी तरह याद है कि डाइनिंग टेबल तो होता ही नहीं था, किचन में हम लोग नीचे बैठ के खाते थे, और किचन में पहुंचने के पहले माँ हमारे पास 10 बार हाथ पांव धुलवाती थी, फिर खाना मिलता था। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं, पर्सनल हाइजीन की, साफ सफाई की, उस पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। हाथ धोना, किसी भी चीज को आके बाहर से न छू देना, ये सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी। लगता है सर हम सही से अभी आत्मनिर्भर होने वाले हैं। नहीं, आत्मनिर्भर तो होना ही पड़ेगा। सरकार या बाकी चीजें आपको कितना देंगी? आपने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन ये एक तरह से पॉज बटन था, ये एक स्टॉप गेट अरेंजमेंट थी। हम इतने में सीख गए, और सीखने के बाद उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। कभी न कभी तो हमको अनलॉक करना ही था। अभी हमने पहले तो लॉक किया, अभी हम बोलते हैं अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3। तो ये यस अनलॉक सर। होते रहेगा, लेकिन अनलॉक होते रहेगा, हमको तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा ना। यदि हम यस। अनलॉक होके पहले की तरह स्वच्छंद हो जाएंगे, दौड़ने भागने लगेंगे, तो वापस ये केसेस बढ़ने लगेंगे। क्योंकि ये व्याधि का जो ट्रांसमिशन है, वो खतरनाक है, बहुत तेजी में फैलता है, दैट्स ऑल। हाँ जी। अभी हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। क्या ओके सर। जिम्मेदारी सबकी बढ़ जाएगी, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। यदि मैं आपसे बात करता हूं, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे आपके बीच की दूरी 3 फुट होनी चाहिए कम से कम। मैंने मास्क पहना है कि नहीं पहना है? यदि मैंने मास्क नहीं पहना तो आप मुझसे बात मत कीजिए। नहीं नहीं, चल जाएगा, वो तो मेरा सगा है, मेरा संबंधी है, मेरा सर्वेंट है, नहीं। दोनों के बीच में जब यदि मास्क नहीं है तो आप बात मत कीजिए। हाँ जी। ओके सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर अ नाइस सेशन। और यहाँ पे कुछ सवाल आए हैं तो हम वो सवाल ले लेते हैं पहले। हाँ जी, बोलिए ना। डॉक्टर प्रगति जी ने ये पूछा है कि हाउ टू डिफरेंशिएट कॉमन कोल्ड और अ सीजनल फ्लू फ्रॉम अ कोविड डिजीज। ये सब बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है इसके अंदर। इसमें आपको थोड़ा सा अस्थमा जैसा या श्वास क्लिष्टता दिखाई देगी, जोर तेजी का रहेगा, और उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको लैब पैरामीटर का इस्तेमाल करना है, और वो पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटर करना है। लैब पैरामीटर में आज की तारीख में भी आप एंटीजन टेस्ट करवा लीजिए, आपको 1 घंटे में मालूम पड़ जाएगा, घंटे सवा घंटे मालूम पड़ जाएगा। तो या आप स्वैब करवा लीजिए। लेकिन इन दोनों रिपोर्ट्स के अंदर फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव की संभावना रहती है। इसलिए आपको क्लिनिकल लक्षण जो होंगे, उनके साथ में को रिलेट करना है, एवं साथ ही साथ में पल्स ऑक्सीमीटर से उस व्यक्ति को मॉनिटर करना है। और सबसे महत्व की एक जो कंप्लेन हम अभी इन दिनों में देख रहे हैं कि मुंह से स्वाद निकल जाना, गंध का नहीं मालूम होना, ये हमें हमेशा आपके कोरोना की तरफ लेके जाता है। तो ये इस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। एक स्नेहा जी ने क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछा है कि हाउ टू मैनेज कोविड पेशेंट एट होम।
यदि कोई पेशेंट पॉजिटिव है तो हम उसको घर में मैनेज कर सकते हैं, यदि वो असिम्टोमेटिक है और माइल्ड है। उसको मैनेज करने के लिए जो मैंने दवाओं की बातचीत की, चाहे वो आयुर्वेद की दवा हो या एलोपैथिक दवाई हो, या आप किसी डॉक्टर के सुपरविजन में हैं, या वहां की नगर पालिका, नगर परिषद, जो भी वहां की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनके अंडर है, तो उनके निर्देशों का पालन करें या गवर्नमेंट की एजेंसी का पालन करें। क्योंकि अब होम क्वारंटाइन भी होते हैं तो भी वो आके आपको फॉलो करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पल्स ऑक्सीमीटर। आपको घर में रह के ऑक्सीजन का सेचुरेशन देखते रहना है, आपके सिम्टम्स को देखते रहना है, और आपको गर्म पानी पीना है, आराम करना है, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। और जो कुछ एक मैनेजमेंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट, वो आप कर सकते हैं घर में ही। दवाएं घर में ले सकते हैं, घर में खाना पीना कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। बट मॉनिटरिंग यही करना है कि कहीं डिटोरिएट तो नहीं हो रहे हो। और जो मैंने बताया 3 मिनट या 6 मिनट्स का टेस्ट, कि यदि आप वृद्ध हैं, उम्र से बड़े हैं, कोमॉर्बिटीज है, तो आप पहले पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन देख लीजिए, फिर 3 मिनट पैदल घर में ही चल लीजिए, चलने के बाद वापस अपना ऑक्सीजन का सेचुरेशन देख लीजिए। यदि वो गिरते जा रहा है, 94 के नीचे यदि ऑक्सीजन सेचुरेशन घटते जा रहा है, गिरते जा रहा है, तो ये इंडिकेशन होता है कि आपको एडमिशन की गरज होगी। तो फिर आप घर में रह के ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। लेकिन 80 से 85% लोगों को एडमिशन की वास्तव में गरज नहीं पड़ेगी। और आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि हमारे क्वारंटाइन सेंटर, जिसको CC2 बोलते हैं, वो खाली मिलेंगे। केवल 10 से 15% लोगों को ही एडमिशन की या अस्पताल की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। और मैं एक आखिरी क्वेश्चन लेती हूँ, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं सर तक पहुंचा दूंगी। आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं मेरा नंबर दे देती हूँ। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। फ्रॉम डॉक्टर प्रगति द्विवेदी, कि अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो जाए कोविड सेंटर से, तो व्हाट आर हाँ द जी। सेफ्टी मेजर्स ही और शी शुड प्रैक्टिस टू कीप देयर फैमिली मेंबर्स सेफ? एक बार यदि आप डिस्चार्ज भी लेने हो चाहिए गए, जब अब हमें डिस्चार्ज मिल जाए कोविड सेंटर से। हाँ, डिस्चार्ज भी हो गए तो भी आपको एक जाके घर में 7 दिन क्वारंटाइन में ही रहना है। अभी बीच में ऐसा हुआ था कि पहले हम डिस्चार्ज जब करते थे तो उनका टेस्ट करके भेजते थे। अब हम आजकल टेस्ट नहीं करते हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है हाँ मेरी? सर, बोलिए। आजकल हाँ सर, पहले आ रही क्या है। था कि पहले जब हम पेशेंट एडमिट करते थे, ट्रीटमेंट देते थे उनको, 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन, जब तक उनका रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आता था, हम उनको डिस्चार्ज नहीं करते थे। अब ऐसा है कि हम रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई इसलिए हमने उनको एडमिट जरूर किया है, लेकिन जब डिस्चार्ज करते हैं तो उस समय हम रिपोर्ट नहीं निकालते हैं। करंट गाइडलाइन के मुताबिक हम क्या देखते हैं उसमें, रोगी को भूख लगी कि नहीं लग रही है, रोगी को स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रोगी को वापस गंध वगैरह आ रही कि नहीं आ रही है, रोगी का मल मूत्र त्याग करना या उसका विसर्जन करना बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति बराबर नींद ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और उसके मन, आत्मा, इंद्रिय प्रसन्न है कि नहीं है, उसके शरीर का तेज कैसा है। इन सब बातों को, ये सब बातें हमारे आयुर्वेद में बताई गई हैं कि जब कोई रोगी ठीक होता है तो ये सब चीजें देखनी चाहिए। यही चीजें हम आज की तारीख में देख रहे हैं, क्योंकि कई बार रोगी ठीक हो जाते हैं 11वें 12वें दिन, नॉर्मली उनका एडमिशन ही 6वें 7वें 8वें दिन होता है, और वो सब प्रोसेस में वहां पे 10 दिन रहते हैं। आज की तारीख में 10 दिन रखा जाता है लोगों को, इसका मतलब हुआ कि 15-16 दिन हो गया। 11वें 12वें दिन क्या होता है
कि वो शरीर के अंदर जो वायरस होते हैं वो व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा जो वायरेमिया होता है, इन्फेक्ट करने का जो काल होता है, वो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां दिन होता है शुरू के दिनों में। तब तक तो रोगी डॉक्टर के पास ही है, या तो अपने घर में है या तो समाज में है। एक बार रोगी यहाँ आ जाता है तो बाकी चीजें सब ठीक हो जाती हैं। और एक बार पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, रिपोर्ट लेके नेगेटिव गया है या रिपोर्ट नहीं भी निकाली है, तो भी उस व्यक्ति को 6 से 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहना चाहिए। हीरो बन के सड़क पे नहीं घूमना चाहिए। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें बहुत सारा नॉलेज दिया अभी, और लगता है मुझे कोरोना का ये फ़ियर भी जल्दी चला जाएगा हमारे। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी लेगेसी है आयुर्वेदा, हमारे कल्चर की, तो उसको सँभाल के रखना, उसके ऊपर विश्वास रखना और उसने जो बताया है, उसको फ़ॉलो करना, ये अभी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ज़रूर हाँ, हम फिर से एक बार इस चीज़ पे बात करेंगे। आज के लिए आपने हमें जो टाइम दिया उसके लिए विदायु हेल्थ विद आयुर्वेदा की ओर से मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक मेरी यू तरफ फॉर से भी ऑल। मैं वेदायु के दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ, और आपने वेदायु के प्लेटफॉर्म पे मुझे बात करने की संधि उपलब्ध करा के दी, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। ओके सर, थैंक यू।